अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 16 का 7th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट किस तरह का होता है? ऐसा सर्किट जिसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ हो और उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से एक्साइट किया हुआ हो, उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो हम कैपेसिटर और इंडक्टर को किस तरीके से जोड़ते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन के ज़रिए हम इसको जोड़ते हैं एक दूसरे के आमने सामने। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, इफ एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद पैरेलल कम्बिनेशन देन इट इज कॉल्ड एलसी पैरेलल सर्किट। इसको एलसी पैरेलल सर्किट भी बोलते हैं या पैरेलल रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं। इस सर्किट में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इसका बिहेवियर कैसा होता है। सेम प्रीवियस लेक्चर में जो हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट पढ़ा था, उसमें हमने एट लो फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर पढ़ा था। सेम एज इसमें जस्ट हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर डिस्कस करते हैं। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी XL और XC क्या हो जाते थे? बराबर हो जाते थे। XL और XC इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये इक्वल तो होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे। यहाँ पर दोनों रिएक्टेंसेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ पर जो सर्किट बन जाता है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। यहाँ पर इस सर्किट की कुछ ना कुछ स्मॉल रेजिस्टेंस होगी, कनेक्टिंग वायर्स की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होंगी। उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस स्मॉल करंट, मिनिमम करंट जो गुजर रहा होता है वो कौन सा, उसे हम क्या बोल देते हैं? जीरो। सो रिजल्टेंट करंट इज जीरो। यहाँ पर इस सर्किट में करंट एक्चुअली जीरो नहीं होता। क्यों? यहाँ पर करंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होते हैं। यहाँ पर पैरेलल कम्बिनेशन में दो ब्रांच करंट, एक इंडक्टर के अक्रॉस जो गुजर रहा है वो IL और एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो गुजर रहा है वो IC। ये जो दो ब्रांच करंट हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टिव रिएक्टेंस है और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और उनसे बनने वाला करंट भी एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। क्योंकि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी XL और XC बराबर होते हैं, दोनों करंट एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? इक्वल हो जाते हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट होने की वजह से कैंसल आउट कर देते हैं। तो जो ब्रांच करंट IL और IC हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सर्किट में करंट दौड़ रहा होता है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, याद रहे जब ये दोनों बराबर होंगी XL और XC, उस वक्त की बात हो रही है, तो उस वक्त जो सर्किट में करंट गुजरेगा वो जीरो होगा। करंट एक्चुअली जीरो नहीं होता। क्यों? यहाँ पर करंट तो दौड़ रहा था लेकिन ऑपोजिट होने की वजह से कैंसल आउट हो गया। बट इट्स वेरी स्मॉल, actually current is not zero but its very small value is existing across small resistance R। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था, XL और XC को बराबर हमने रख लिया था, उनकी वैल्यूज़ पुट की थी और उन वैल्यूज़ में से हमने ओमेगा R की जगह 2πfR पुट कर दिया था और वहाँ पर FR को एलिमिनेट कर लिया था। उस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसे सॉल्व किया था। FR = 1/2π² LC इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर जो बिहेवियर ये शो करता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन FR = 1/2π² LC। सेकेंड पॉइंट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर हमने क्या बिहेवियर देखा? दोनों वोल्टेजेस, दोनों रिएक्टेंसेस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो गई। इनके अक्रॉस गुजरने वाला जो करंट था, ब्रांच करंट जो था वो ऑपोजिट था डायरेक्शन में, एक दूसरे को इफेक्ट को जीरो, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, करंट जीरो हो गया। तो हमने यहाँ पर उसका कंक्लूजन क्या लिखा? एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस इज मैक्सिमम। अगर करंट बहुत कम गुजर रहा है,
हम पीछे समझ चुके हैं कि करंट एक्चुअली ज़ीरो नहीं है, लेकिन इस सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ब्रांच करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से करंट क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम है, सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम है। ये एक आप एमसीक्यूज के लिए पॉइंट ज़हन में रख लें। फिर थर्ड पॉइंट है एट रेजोनेंस। हमने देखा कि करंट एट रेजोनेंस, करंट जो है वो हमारे पास मिनिमम है या ज़ीरो है। एक्चुअली ज़ीरो नहीं है, लेकिन स्मॉल वैल्यू उसकी सर्किट में एग्जिस्ट कर रही है। I इज़ मिनिमम। हम यहाँ पर जिस करंट की बात कर रहे हैं वो वोल्टेज के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, इन फेज। यहाँ पर करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन इन फेज हैं। तो इन फेज होने की वजह से जो इस सर्किट में पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो पावर फैक्टर आएगा वो 1 आएगा। ये पावर फैक्टर कब आएगा, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द करंट मिनिमम करंट I एंड वोल्टेज आर इन फेज ड्यू टू विच पावर फैक्टर इज 1। इन फेज होने की वजह से एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री V और I के दरमियान में। तो जब हम cos 0 निकालेंगे तो cos 0 हमें 1 देता है। तो पावर फैक्टर cos थीटा क्या था, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसका ग्राफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मिनिमम करंट गुजरता है, पहले करंट ज़्यादा था, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को अप्रोच कर रही थी, जैसे जैसे XL और XC की वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब आना शुरू हुई, बराबर हुई, उस वक्त करंट जो है वो सर्किट में मिनिमम हो गया। करंट जब बराबर ब्रांच करंट जब एक दूसरे के बराबर हुए तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी F ली हुई है और वाई एक्सिस पर करंट I लिया हुआ है। दोनों का जो ग्राफ ड्रा हुआ है वो किस तरीके से ड्रा हुआ है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो आपका ब्रांच करंट IL है, जो करंट अक्रॉस इंडक्टर गुजर रहा है वो, और जो करंट आपका अक्रॉस कैपेसिटर गुजर रहा है IC में बी मच लार्जर देन द सोर्स करंट IR। ये जो इस सोर्स की वजह से स्मॉल करंट गुजर रहा था, इस सोर्स के वजह से इस सर्किट में स्मॉल करंट IR गुजर रहा था, उसकी वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है IL की वैल्यू और IC की वैल्यू। यानी कि ये ब्रांच करंट IL और IC ज़्यादा हो सकते हैं सोर्स के अक्रॉस जो करंट गुजर रहा होगा। उसकी रीज़न हमने पहले भी पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि वोल्टेज जो इनका होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस हैं, ये अपने अंदर पोटेंशियल डेवलप करवा देती हैं, अपने अंदर पोटेंशियल डेवलप होने की वजह से ये अपने अंदर से करंट भी फ्लो करवा देती हैं। तो जो सोर्स के अक्रॉस जो करंट होगा उससे ज़्यादा वैल्यू हो सकती है इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट गुजर रहा है IL और जो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट गुजर रहा है IC, उन करंट से इसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। ये था आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इसमें प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ये MCQs में आते होती हैं और यहाँ पर आप इसका एक्सप्रेशन आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया था। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू 1/2π√LC। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 फेज़ AC सप्लाई। 3 फेज़ AC सप्लाई। हमने जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर चैप्टर 15 में जो हमने पढ़ा था, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने सिर्फ एक कॉइल को रखा था, जिसकी वजह से हमने EMF प्रोड्यूस करवा ली थी, वोल्टेज प्रोड्यूस करवा ली थी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करवा ली थी। उस कॉइल को हम क्या बोलते हैं, सिंगल फेज। हम 3 फेज को समझने से पहले सिंगल फेज को रिकॉल करते हैं। सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई AC सप्लाई, उसमें क्या था, ये डायग्राम बनी हुई है, ये आपकी वही प्रीवियस जो 15 चैप्टर में हमने डिस्कस की थी।
सिंगल कॉइल वाली जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर था उसमें एक कॉइल लगी हुई थी, उस एक कॉइल के दो टर्मिनल्स थे, उस टर्मिनल्स के साथ हमने स्लिप रिंग्स लगाए हुए थे, स्लिप रिंग के साथ कार्बन ब्रशेस लगे हुए थे, कार्बन ब्रशेस के थ्रू जो एक्सटर्नल सर्किट को करंट या वोल्टेज मिल रही होती थी। यहाँ पर जो हम सिंगल फेज में जो कॉइल हमने यूज़ की थी उसमें जो उसका वोल्टेज जो प्रोड्यूस होती थी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी थी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, उससे करंट बन रहा था। आपने उसमें ऑब्जर्व किया था कि वोल्टेज में इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा होता है, एक कंप्लीट साइकिल में वोल्टेज राइज भी करती है और फॉल भी कर रही होती है। ये जो ग्राफ हमने उसका डिस्कस किया था जीरो से मैक्सिमम तक जाती है, मैक्सिमम से मिनिमम तक आती है, मिनिमम से फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम और फिर दोबारा जीरो को। एक साइकिल में ये जो सिंगल फेज एसी सप्लाई थी, एसी वोल्टेज थी, एक साइकिल में 3 मरतबा जीरो को अप्रोच करती है, 3 मरतबा ज़ीरो वैल्यू को अप्रोच करती है और सिर्फ 2 मरतबा मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करती है। अब हमारे पास कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसमें अगर अचानक से करंट, वो डिवाइस अगर हमने चला रहे हों और अचानक से करंट फॉल कर जाए तो उन डिवाइस का बर्न होने का ख़तरा होता है। तो हमें वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पर वोल्टेज मिलती रहे, करंट मिलता रहे वहाँ पर। तो उस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, 3 फेज़ एसी सप्लाई लगा देते हैं जहां पर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है, लगभग 400 वोल्ट के करीब अगर हमें वोल्टेज चाहिए उसमें, और फिर हमें अनइंटरप्टेड करंट चाहिए उस डिवाइस को चलाने के लिए। तो हम वहाँ पर क्या यूज़ कर रहे होते हैं, 3 फेज़ एसी सप्लाई। 3 फेज़ एसी सप्लाई क्या है, हम एक ही जनरेटर के अंदर 3 कॉइल लगा देते हैं, तीनों कॉइल्स एक दूसरे के साथ रोटेट करती हैं, लेकिन उन कॉइल्स के दरमियान में जो फेज़ एंगल है वो हम रखते हैं 120 का। MCQ होता है ये। 3 फेज़ एसी सप्लाई में जो कॉइल्स के दरमियान में फेज़ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 120 का। हम यहाँ पर 3 कॉइल्स लगा देते हैं, यहाँ पर मैंने उसका एक्सप्रेशन बनाया हुआ है। पहली कॉइल होती है 0 डिग्री से स्टार्ट, उसको हमने बिल्कुल ऐसे फ्लैट बना दिया, ये बिल्कुल फ्लैट पड़ी हुई है, ये 0 डिग्री, अपने 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, इसका जो फेज़ होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। इसको जब हम रोटेट करवाएंगे, जब ये कॉइल, पहली कॉइल रोटेट होगी, इसके अपने स्लिप रिंग्स होंगे, अपने कार्बन ब्रशेस होंगे और उससे हमें एक्सटर्नल सर्किट को करंट मिल रहा होगा, सप्लाई आ रही होगी। इस कॉइल को जब हम रोटेट करवाएंगे, उसकी जो ग्राफ में कर्व बन रही है वो मैंने यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट की हुई है। ये जो पहली कॉइल है जिसका फेज एंगल 0 डिग्री है, उसका जो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है वो वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रही है। ये 0 से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम तक जाएगी, फिर मिनिमम, फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम और फिर ये दोबारा 0 को अप्रोच कर रही होगी। उसके साथ एक और दूसरी कॉइल हमने वहाँ पर जनरेटर के अंदर सेट कर दी इस तरीके से कि वो पहली कॉइल के साथ 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रखे। हमने उसको इस तरीके से इंक्लाइन किया कि वो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रखे। पहली 0 पे थी, फ्लैट थी, और फिर ये घूमकर ये 120 डिग्री रोटेट कर चुकी। ये दूसरी जो कॉइल हमने लगाई वो इस तरह लगाई कि वो 120 डिग्री रोटेट कर चुकी है और वहाँ उससे आगे हम उसकी सप्लाई लेना शुरू कर रहे हैं। तो ये पहली की निस्बत दूसरे का जो फेज डिफरेंस होगा वो 120। इससे बनने वाली वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ये जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, पहली का एक्सप्रेशन क्या था, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री, फेज एंगल कितना था, 0। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। फेज याद रखें, याद करें फेज एंगल क्या था, द एंगल विच स्पेसिफाइड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और सर्किट में जो वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर 120 डिग्री एंगल रोटेशन कर चुकी हो कॉइल, उस वक्त जो उससे वैल्यू निकल रही होगी उसका एक्सप्रेशन ये है। इसके 2 टर्मिनल्स हैं कॉइल के, इसके अपने स्लिप रिंग्स होंगे, अपने कार्बन ब्रशेस होंगे, एक्सटर्नल सर्किट को ये सप्लाई दे रही होगी। हम उसको आगे भी डिस्कस करते हैं कि सप्लाई किस तरीके से लेनी है। और उसके बाद थर्ड कॉइल लगाई है हमने उसी जनरेटर के अंदर। थर्ड कॉइल इस अंदाज से लगा दी कि वो अपनी क्या नाम है, पहली कॉइल की निस्बत 240 डिग्री,
पहली कॉइल की निस्बत 240 डिग्री रोटेट कर चुकी हुई हो, उसको इस तरीके से इंक्लाइंड किया कि वो 240 डिग्री रोटेट कर चुकी है, उससे आगे अपनी वेव ड्रॉ करेगी, उससे आगे अपनी रोटेशन कंप्लीट करेगी। ये जो कॉइल, थर्ड कॉइल है, पहले के साथ इसने 120 का फेज डिफरेंस रखा हुआ है और दूसरी कॉइल के साथ 120 का फेज डिफरेंस और सबसे पहली कॉइल के साथ 240 का फेज डिफरेंस। तीनों कॉइल्स में आपस में अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो कितना होगा, 120 120। तीनों कॉइल में, पहली और दूसरी में 120 का, दूसरी और तीसरी कॉइल में 120 का फेज डिफरेंस होगा। पहली और तीसरी के दरमियान में फेज डिफरेंस 240 का है, याद रहे। इसका जो एक्सप्रेशन आएगा V = V0 sin ओमेगा t प्लस 240, ये फेज एंगल इसका 240 होगा। हम इन तीनों कॉइल्स का जो एक एक टर्मिनल है वो कर देते हैं ग्राउंड न्यूट्रल कर देते हैं। उसका एक एक टर्मिनल को हम यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट लेते हैं जिसका नाम हमने रख दिया D। उसका हम कॉमन पॉइंट रख के उस तीनों टर्मिनल्स को उस कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे जोड़ा और उस D को क्या कर दिया हमने, अर्थड कर दिया, न्यूट्रल वायर बना दिया, उसको न्यूट्रल कर दिया। फिर इन कॉइल्स के, तीनों कॉइल्स के 3 टर्मिनल बच रहे हैं। पहली कॉइल का A टर्मिनल, लाइव वायर इसे हम बोलेंगे, दूसरी कॉइल का B टर्मिनल और तीसरी कॉइल का C टर्मिनल, इसको भी हम लाइव वायर बोलेंगे, जिसमें करंट एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे हम सप्लाई ले सकते हैं। अब यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर ग्राफ में और इस डायग्राम में एक्सप्लेन करूँगा। ये जो ग्राफ बन रहा है, जैसे जैसे हम यहाँ पे रोटेशन डिफरेंट करवाई है इनकी, दूसरी कॉइल का जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, 120 से। इसकी जो वेव बनेगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 120 डिग्री से। उसका जो फेज़ है वो पहले की निस्बत 120 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगी। और तीसरी कॉइल जो है वो 240 से स्टार्ट होगी, 240 से। ये 0, 90, 180, 270, तो यहाँ पे आएगा आपका 240, यहाँ पे कहीं 240 होगा। तो यहाँ से वो स्टार्ट कर रही है कॉइल रोटेट करना, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ से बनेगा, इधर से स्टार्ट होगा और 240 से वापस वो अपने क्या नाम है, 0 को अप्रोच, यानी कि 360 तक पहुँच रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 वैल्यू को, और फिर वहाँ से इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ये 3 फेज, यहाँ पर एक 0 फेज है, एक 120 फेज है और एक 240 फेज है। तीनों कॉइल्स का डिफरेंट फेज है, इसीलिए हम इसको पुकारते हैं 3 फेज AC सप्लाई। अब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है और कुछ MCQs हैं। इसी डायग्राम को मैं अगर इस अंदाज से बना दूं, आपकी बुक में ये वाली डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पर हमने 3 टर्मिनल्स जो छोड़े थे वो टर्मिनल्स कहाँ कहाँ पर हैं, एक ये A टर्मिनल और एक ये B टर्मिनल और एक ये C टर्मिनल। ये A B C ये 3 टर्मिनल्स हमारे यहाँ पर लाइव वायर हैं। और इन तीनों टर्मिनल्स, इन तीनों कॉइल्स का जो दूसरा टर्मिनल था, इन तीनों कॉइल्स का जो दूसरा टर्मिनल था वो हमने यहाँ पर ये फ्री छोड़ दिया था। ये D, इसके पास इस D टर्मिनल पर हमने इसको कॉमन कर दिया था और D टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, न्यूट्रल के, इसे न्यूट्रल बना दिया, अर्थ कर दिया। और ये जो बाकी जो दूसरे टर्मिनल्स हैं A, B और ये C, ये 3 टर्मिनल्स हमने छोड़े थे। यहाँ पर कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। ये हमारी लाइन 1 है, ये हमारी लाइन 2 है और ये वाली लाइन हमारी लाइन 3 होगी। अब तीनों लाइव वायर, जैसे कि यहाँ पर A टर्मिनल, B टर्मिनल, C टर्मिनल और सेम एज यहाँ पर A, B, C, ये तीनों लाइव वायर्स होंगी। लाइव वायर्स अब यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रल और ये जो D पॉइंट है इसके दरमियान में यहाँ पर न्यूट्रल और लाइनों के दरमियान में जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 230 वोल्ट्स का, 230। A टर्मिनल के साथ न्यूट्रल वायर का वोल्टेज डिफरेंस लें तो वो कितना होगा, 230 वोल्ट्स का। और लाइन 2 के साथ अगर हम न्यूट्रल वायर और लाइन 2
का दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो कितना होगा 230 वोल्ट। और तीसरी जो लाइन है लाइन 3 सी टर्मिनल और न्यूट्रल लाइन का अगर हम वोल्टेज निकालें तो वो कितना होगा 230। ये एमसीक्यूज। अब अगर दो लाइव वायर्स के दरमियान ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, दो लाइव वायर्स के दरमियान का जो वोल्टेज होगा उसको अगर हम लें तो वो कितना होगा 400 वोल्ट, 400 वोल्ट होगा। और अगर हम बी और सी, इन दो लाइंस, ये जो लाइव वायर हैं, बी और सी टर्मिनल्स के दरमियान वोल्टेज कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा 400 वोल्ट होगा। इसका मकसद क्या होता है, इन 3 फेज़ एसी सप्लाई का मकसद क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं? हमें अनइंटरप्टेड वोल्टेज चाहिए होती है। कुछ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा वोल्टेज से लगभग 400 वोल्ट पर जाकर वो ऑपरेट होती हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, जिसके लिए हम 3 फेज़ एसी सप्लाई यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ पे हमें 400 वोल्ट, ये दो लाइव वायर्स के दरमियान में हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं, 400 वोल्ट मिल रहे हैं। और यहाँ पर इन तीनों कॉइल्स को जो इंक्लाइंड किया हुआ है वो किस तरीके से किया हुआ है, ये तीनों कॉइल्स एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं। ये भी एक एमसीक्यूज आता होता है, ठीक है। यहाँ पर जो इसका एडवांटेज, दूसरा एडवांटेज ये है कि ये अनइंटरप्टेड, अगर हमें करंट चाहिए हो तो उसके लिए ये सूदमंद होता है। हम यहाँ पर ऐसी डिवाइसेस जो करंट जिसमें अचानक से फॉल करे और वो बर्न हो जाएं, उसके लिए हम 3 फेज़ एसी सप्लाई यूज़ करते हैं कि अगर एक कॉइल का फॉल आ रहा है तो दूसरी कॉइल का वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरी कॉइल से उसको क्या मिल जाएगी, सप्लाई मिल जाएगी, करंट सप्लाई हो जाएगा या वोल्टेज सप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से ये तीनों कॉइल्स इंक्लाइंड होती हैं 120 डिग्री पर। ये था हमारा टॉपिक 3 फेज़ एसी सप्लाई। इसको अपने डायग्राम्स को और ग्राफ को, इस डायग्राम को और इस ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और लिखना है। ये आपका टॉपिक था आज का।